हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया यहाँ तक के देख लिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल से जोड़िए और बताइए कि यहाँ पर 40 मार्क्स की प्रिपरेशन फ्री में हो रही है। और दूसरा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ना मत भूलिए क्योंकि टीचिंग अपडेट और मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? सजीव प्राणी जो है उस पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम लोग देखेंगे। ये बॉक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी आप एनसीईआरटी का रिवीजन करने बैठेंगे तो ये बॉक्स वाला कभी भी मत चूकिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है। कहता है कि जब आप अधिक मात्रा में इथेनॉल यानी कि मदिरा पान कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, उपापचयी क्रिया जो है आपके अंदर मेटाबॉलिज्म वह धीमी हो जाता है और तंत्रिका तंत्र सोचने की शक्ति भी क्या कर देता है, वो कमजोर कर देता है। इसके फलस्वरूप समन्वय में कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन, सामान्य अंतर्वाद में कम हो जाना और भाव शून्यता आती है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, जब आप देखते हैं जो मदिरा पान कर लेता है तो उसका क्या होता है, अजीब हो जाता है कि बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, टहलेगा, गिरेगा, उठेगा, सो जाएगा। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब अल्कोहल जो अपने अंदर ले रहा है ये उसके कारण हो रहा है। आगे कह रहा है, यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी अल्कोहल लेता है तो उसको बहुत सुकून लगता है, लेकिन वो ये चीज़ भूल रहा है कि इससे जो है उसके मानसिक चेतना पर असर पड़ रहा है। ठीक है। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। क्या कह रहा है, एथेनॉल के बदले में अगर मेथनॉल का थोड़ा सा भी मात्रा लेंगे तो मृत्यु हो सकता है। जैसे आप सुने होंगे जहरीली शराब पीने से मर गया, उसमें क्या रहता है, मेथेनॉल ही रहता है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करने लगता है। इसे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। क्या कह रहा है कि मेथेनॉल जब आप लेते हैं ना तो आपके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो जम जाता है। बेसिकली ऐसे समझिए, प्रोटोप्लाज्म जम जाएगा जिसके कारण क्या होता है, आपका मृत्यु हो जाएगा। मेथेनॉल जासूस तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये आंख वाला जो तंत्रिका है ना उसको प्रभावित करता है और आप अंधे हो सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग क्या हो गए, अंधे हो गए। याद रखिएगा, एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सा एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है या इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा होगा, इथेनॉल होगा। याद रखिएगा, इथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार इथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। क्या कहता है, इथेनॉल जो है उसमें उसका दुरुपयोग ना हो इसलिए उसमें क्या मिला जाता है, जहरीला पदार्थ मेथेनॉल मिला दिया जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग ना हो इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें ये जहरीला मेथेनॉल मिला दिया जाता है। याद रखिएगा, जिससे ये पीने योग्य नहीं रह जाए। जिससे मेथेनॉल इसलिए मिलाने का कारण क्या है कि ये पीने योग्य नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसका कारण ये है, इसलिए मिलाया जाता है। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसको पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें नीला रंग का मिला जाता है, कलर। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। इसे क्या कहता है, विकृत अल्कोहल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विकृत अल्कोहल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि अल्कोहल की पहचान करने के लिए जब इसमें रंजक मिलाया दिया जाता है और इसका कलर नीला हो जाता है तो इस तरह नीले कलर का जो अल्कोहल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत अल्कोहल कहते हैं। आगे देखिए, ईंधन के रूप में अल्कोहल। ईंधन के रूप में अल्कोहल का क्या है, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। एक क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सा फसल जो है वह सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में सबसे ज्यादा बदलने की क्षमता रखता है, तो कौन रखता है, गन्ना रखता है। याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदलने की सर्वाधिक क्षमता किसके पास है, तो गन्ना के पास है। गन्ने का रस मोलेसस सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है। मोलेसस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोलेसस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो गन्ने का रस का उपयोग किया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। जिसका किण्वन करके क्या किया जाता है, एल्कोहल। गन्ने का रस का किण्वन करके फर्मेंटेशन से क्या बनता है, एथेनॉल बन जाता है। आप जानते हैं कि एथेनॉल ही क्या होता है, एल्कोहल, जो मदिरा पान में यूज होता है। कुछ देशों में एल्कोहल
में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देश में क्या हो रहा है कि अल्कोहल में पेट्रोल मिला दिया जाता है। यहाँ देखिए, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। और ये ईंधन क्या करता है? पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। देखिए, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं ना आप, एसिटिक एसिड इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक एसिड कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एसिटिक एसिड का एक और नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक एसिड भी एसिटिक एसिड को ही कहा जाता है तथा यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। यह किस समूह से है? कार्बोक्सिलिक। आपसे पूछ जाएगा कि एसिटिक एसिड किस समूह से है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से है, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड अम्ल में 3 से 4% विलियम को सिरका कहा जाता है। 3 से 4% विलियन को सिरका, एसिटिक एसिड के 3 से 4% विलियन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है एवं इसे अचार के परिरक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिरका क्या है, तो आप देखेंगे कि एसिटिक एसिड के 4 से 5% के विलियन को, 4 से 5% विलियन को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? अचार के परिरक्षक में, अचार को बचाने में, अचार को सड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध इथेनोइक अम्ल, शुद्ध इथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। शुद्ध इथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 के। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो 290 के होता है, याद रखिएगा। इसलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में यह जम जाता है। इसलिए शीत के दिनों में क्या होता है? जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंड के दिनों में ये क्या होता है? जम जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ठंड जलवायु में क्या हो जाता है? शीत के समय में जम जाता है, इसलिए कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का विलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। देखिए क्या कहता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ना, खनिज अम्ल की तुलना में क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। जैसे HCl की तुलना में COOH वाला जो अम्ल होगा वो दुर्बल होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि दुर्बल क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करेगा? H+ आसानी से नहीं दे पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल होगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, तो खनिज अम्ल होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खनिज अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा वीक अम्ल होगा, तो कौन सा वीक अम्ल होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वह वीक एसिड होगा, याद रखिएगा। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। हम आपको ये बताए थे कि इसका स्ट्रॉन्ग होने का यही एक कारण है कि ये क्या होता है? पूरी तरह से आयनीकृत हो जाता है। पूरी तरह से आयनीकृत होने के कारण क्या होता है? ये H+ आयन ज़्यादा दे पाता है विलयन में, तो इसलिए क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हम COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करते हैं तो वो उतना ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? H+ नहीं दे पाता है, इसलिए वो वीक रह जाता है। आगे हम लोग देखेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिए। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पहले ही पूछा जाएगा कि एस्टर किससे निर्मित होते हैं, तो आपका आंसर होगा अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया। अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या निर्मित होता है, क्या बनता है, तो एस्टर बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एस्टर किससे मिलकर बना हुआ है, तो अम्ल और अल्कोहल से मिलकर एस्टर बना हुआ है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। कैसे एस्टर बनाता है? एथेनोइक अम्ल जो है किसी एक उत्प्रेरक होना चाहिए उपस्थिति में, परिशुद्ध एथेनॉल की तुलना में एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना लेगा? एस्टर बना लेगा, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं एस्टर, COO होता है इसमें, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। ये वाला जो आप देख रहे हैं एस्टर, ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है। और ये क्या है? ये एथेनोइक अम्ल है। और ये क्या है? एथेनॉल है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। ये एथेनोइक अम्ल है, ये एथेनॉल है, ठीक है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एस्टर बना लेगा। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है। सामान्यतः एस्टर का गंध कैसा होता है? मृदु होता है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। देखिए, एस्टर का उपयोग अगर आपसे पूछ दे तो इत्र, जैसे इत्र बनाने में आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि इत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इत्र बनाने में एस्टर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी किसका यूज होता है? तो आजकल उपयोग वाला क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो ये ध्यान में रखिए कि स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में किसका उपयोग किया जाता है? एस्टर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का
सोडियम लवण बनाता है। क्या देखिए क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से पुनः अगर आप एस्टर को अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या कर देगा, एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना लेता है। ये वापस में क्या कर लेगा, सोडियम लवण बना लेगा। यहाँ देखिए NaOH से अभिक्रिया करवाए तो ये क्या कर लिया, सोडियम लवण बना लिया, क्योंकि इससे सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। देखिए बहुत इजी, मतलब बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है कि साबुनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एस्टर को जब हम पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, ये सोडियम लवण जो बना रहा है ना, जब इसको NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो ये वाला अभिक्रिया जो हो रहा है इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, साबुनीकरण अभिक्रिया करेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें साबुन तैयार होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया से क्या होता है, साबुन तैयार होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, साबुनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटासियम लवण होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि साबुन क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटासियम के लवण होते हैं। दीर्घ श्रृंखला वाला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण होगा। ठीक है, साबुन क्या होगा, सोडियम या पोटासियम लवण होगा, किसका, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कह रहा है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनिक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कहते हैं, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब टॉपिक आया साबुन एवं अपमार्जक, इससे कई बार क्वेश्चन टियर 3 में भी आया जो एग्जाम कैंसिल हुआ। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से देखिए साबुन और अपमार्जक क्या है। देखिए ये वाला क्रियाकलाप के आगे जब पढ़ेंगे ना, अधिकांश मैल तेलीय होते हैं। मैल कैसा होता है, तेलीय होते हैं, और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। कैसा है, अधिकांश मैल कैसा होता है, तेलीय होता है, और आप जानते हैं कि अधिकांश तेल पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोडियम साबुन इनमें से क्या है, पीआरटी लेवल पूछ सकता है कि एसिड है, बेस है या लवण है, सॉल्ट है, तो क्या है, लवण है, याद रखिएगा। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लंबा श्रृंखला होना चाहिए और उसमें सोडियम और पोटासियम का लवण है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के लंबा श्रृंखला वाले सोडियम और पोटासियम का लवण है, याद रखिएगा। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक भाग साबुन में 2 भाग होता है, एक आयनिक भाग होता है और एक नॉन आयनिक भाग होता है। तो जो आयनिक भाग है वो जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक अभिक्रिया करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साबुन में कौन सा भाग जल से अभिक्रिया करती है, तो आप लिखेंगे कि साबुन का आयनिक भाग जल से अभिक्रिया करती है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से अभिक्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करती है। चित्र पॉइंट 4.1.2 ये जो है ना, ये मिसेली का निर्माण होता है। कार्बन वाला जो श्रृंखला है वो तेल से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है, और आयनिक वाला भाग जो है वो जल से अभिक्रिया करेगा। इसी को साबुन का मिसेल बोलते हैं। देखिए आयनिक भाग, आयनिक भाग है, और ये वाला जो क्या है, ये तेल से अभिक्रिया करने वाला है, कार्बनिक भाग। इस प्रकार साबुन मिसेल संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। देखिए जहाँ एक सिरा तेल की ओर है कि नहीं है, मिसेल का एक सिरा तेल की ओर है और आयनिक सिरा किधर है, बाहरी ओर है। आपको क्वेश्चन पूछता है कई बार कि साबुन का आयनिक सिरा किस तरफ होता है, साबुन का आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, हमेशा याद रखिएगा। जहाँ एक सिरा तेल की ओर होता है और कार्बन श्रृंखला वाला सिरा किस तरफ होता है, तो वो तेल की तरफ होता है, और आयनिक सिरा हमेशा बाहर की ओर होता है, ये याद रखिएगा। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है। क्या करता है, इमल्सन बनता है और पानी में मैल क्या करता है, साबुन को मैल से पानी से बाहर निकाल देता है। हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है? मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को किस में घोलने से मिलता है, हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है। ये देखिए मिसेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। देखिए साबुन एक ऐसे अणु होता है, साबुन एक ऐसा अणु होता है, ठीक है, ऐसे अणु होते हैं जिसके दोनों सिरे को विभिन्न गुणधर्म होता है। जिसका 2 सिरा है, आपको बताया कि एक आयनिक सिरा है और एक तेल की तरफ जो रहता है वो वाला सिरा है। तो दोनों का अलग अलग गुणधर्म होता है। क्या होता है, जल में विलय एक सिरे को
जलग्राही कहते हैं। जो जल में विलय एक सिरा है, एक ऐसा सिरा जो जल में विलय है, उसे क्या कहते हैं? जलग्राही। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जल में विलय सिरे को क्या कहते हैं, तो जलग्राही कहते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को विरागी कहते हैं। जलरागी। जो जल में विलय होगा, जो सिरा साबुन का जो सिरा जल में विलय होगा उसको जलरागी कहेंगे। वहीं जो हाइड्रोकार्बन में विलय होगा उसको कौन सा कहेंगे? जल विरागी। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साबुन के हाइड्रोकार्बन वाले विलय सिरे को क्या कहते हैं, तो जल विरागी कहते हैं। जल में विलय वाले सिरे को क्या कहते हैं, तो जलरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा जल के बाहर होती है। ठीक है, ये जल का अंदर होता है इसका आयनिक सिरा, और जो हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ है वो किधर होता है? बाहर होता है जल के अंदर। इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जल के अंदर। इस अणुओं का क्या होता है? एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। हाइड्रोकार्बन सिरा किस तरफ बना होता है? जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। ऐसा किस लिए होता है? अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। आप ध्यान में रखिएगा, जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जल विरागी कौन हुआ? जो जल में विलय नहीं होगा, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। आयनिक सिरा किधर होगा? गुच्छे की सतह पर होगा। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? मिसेल कहेंगे। किस संरचना को मिसेल कहेंगे? जिसमें जल विरागी जो है ना, जो जल में घुलनशील नहीं होगा, पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जल विरागी आंतरिक हिस्सा में होगा, जबकि आयनिक सिरा जो है वो अंदर की सतह में होगा, गुच्छे की सतह में होगा। इसे मिसेल कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में जो समर्थ होता है, क्यों होता है? क्योंकि मिसेल जो है ना वो तेलीय केंद्र में चिपक जाता है, तेलीय भाग को बाहर निकाल लेता है मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिसेल जो है, साबुन में जो मिसेल बनता है वो विलयन में किस रूप में रहता है, तो कोलाइड रूप में रहता है। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखिए आप। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने होते हैं। किस रूप में बने रहते हैं? मिसेल कोलाइड के रूप में बने होते हैं। विकर्षण के कारण वे अपक्षेपित नहीं होते। आयन विकर्षण के कारण क्या होता है? वो अपक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। इस तरह मिसेल में जो मैल तैर रहा है उसको क्या होगा? आसानी से आप हटा देंगे क्योंकि वो मिसेल में फंस जाएगा। साबुन के मिसेल प्रकाश को परिकीर्णन कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या साबुन के मिसेल प्रकाश का परिकीर्णन कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा हाँ, बिल्कुल प्रकाश का परिकीर्णन कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। साबुन का घोल कैसा दिखता है? बादल जैसा दिखता है, क्योंकि वो प्रकाश का क्या कर लेता है? प्रकीर्णन कर पाता है। इसीलिए क्या कह रहा है? देखिए आगे कह रहा है कि क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ कम जमा रहता है। कह रहा है क्या कि आपने कभी महसूस किया है कि जल में झाग बहुत आसानी से नहीं बन रहा है और धो लेने के बाद भी अघुलनशील पदार्थ क्या रहता है? जमा रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ये किस लिए होता है? कठोर जल में क्या उपस्थित रहता है? देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होता है। जल का जो कठोर जल होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित रहते हैं, जिससे साबुन क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है उससे साबुन को अभिक्रिया करना पड़ता है, इसलिए आपको ज्यादा मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। आप सुने होंगे कि गाँव घर में दादी नानी बोलती है कि साबुन बहुत लग रहा है, बढ़िया साबुन नहीं है, बहुत गल रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं होता, आपका पानी कठोर होता है, इसलिए जो है उसमें ज्यादा साबुन का आवश्यकता होता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। किसका उपयोग करना पड़ेगा? कठोर जल में अपमार्जक का उपयोग करना पड़ेगा। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपमार्जक क्या होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। क्या लवण होते हैं? एक सल्फोनिक लवण होगा और एक कौन सा लवण होगा? अमोनियम लवण होगा, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड नहीं होगा, ब्रोमाइड होगा, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। किससे बनता है? क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनता है। इन यौगिकों का
आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। ये क्या होता है, देखिए ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन है ना, इस ये जो आप क्लोराइड और बोराइड यौगिक घोलेंगे उसमें, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ क्या करता है, नहीं बनाता है। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावित बने रहते हैं। इसलिए क्या होता है, वो कठोर जल में भी प्रभावित बने रहता है क्योंकि वो अघुलनशील पदार्थ बना ही नहीं रहा है। समर्थ अपमार्जकों का उपयोग घरेलू शैम्पू एवं कपड़ों धोने के उत्पादों में किया जाता है। अपमार्जक का उपयोग, वो जो साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन है ना, बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अपमार्जक जो होते हैं सल्फोनिक लवण होते हैं और क्या होता है, अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। और किसके साथ बनता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ बनता है। और ये क्या करता है, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है इसके साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, तो ये आसानी से घुलनशील हो जाता है। हमारा साबुन क्या होता है, कपड़ा आराम से साफ हो जाता है। अपमार्जक क्या होता है, कपड़ा धोने के उत्पाद में यूज किया जाता है इसका। तो देखिए लास्ट का अभ्यास क्वेश्चन के लिए भी आप लोग बहुत बोल रहे थे कि अभ्यास भी करवा दीजिए, अभ्यास भी करवा दीजिए, तो वो भी करवा दे रहे हैं। देखिए एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सहसंयोजन आबंध होगा। इसमें कितना सहसंयोजन आबंध होगा, 7 सहसंयोजन आबंध होगा। इसका जब आप ऐसे ऐसे वाला स्ट्रक्चर निकाल के देखेंगे ना, ये वाला ऐसे ऐसे करके ऐसे इसे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें सहसंयोजन बंधन कितना है, 7 है। अगला है ब्यूटेंट चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, क्या है, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन ये हम आपको बता चुके हैं, जब ऑन होगा तो वहाँ क्या होगा, कीटोन होगा, यह बात याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार रिपीट हो चुका है टीआरई में। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है, हम इसको भी बता चुके हैं। भोजन पूरी तरह से नहीं पका, बिल्कुल नहीं, ईंधन के रूप में नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये हो जाएगा आंसर। ईंधन आधा, ये सब कुछ नहीं होगा, कौन सा होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। हम आपको कल भी बताए थे कि अगर आपका बर्तन काला पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईंधन आपका क्या है, पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से यहाँ खत्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।